वेरी फाइन। नोमान इकबाल ने दिया है, जो रिक्शों के पीछे लिखा होता है इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, बिल्कुल आ जाएगा। वो कहते हैं ना अकल होवे थे सोचा ही सोचा, अकल ना होवे थे मोजा ही मोजा, तो इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेल डन वेल डन, शाबाश बेटा। ये जरा इनको पिक्चर सेंड कर देना और बोर्ड साफ कर देना, इनको पिक्चर सेंड करना। घबराना नहीं है, आज हमारा ये भी एक कंटेंट है, इसके आगे हमने एक कंटेंट और भी स्टार्ट करना है। जी मारिया, नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। कुछ लोग मोहब्बत करने के बजाय मोहब्बत करने के ख्याल से मोहब्बत करते हैं। जी, well, some people fall in utopian love. Some people fall in utopian love. Utopian love basically एक फ्रेज है, टर्म है जो दुनिया में अब यूज होती है। यूटोपियन लव मीन्स टू लव नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ लव, रादर द आइडिया ऑफ लव, उसको यूटोपियन लव बोलते हैं। गॉट द आइडिया? जी ये जेनेरिक है, इसमें कोई शक नहीं है, और वाह, लेकिन ये यूज हो सकता है, उस वक्त ये यूज हो सकता है। Sir, is the important for a sentence with idiomatic complexity is to have only one version of English? No, not at all. Patak, you may use it in any version you like. Some people love the idea of love instead of love. ठीक है ज़ायदा, बिल्कुल ठीक है। Instead of falling in love, some just fall in love with the idea of love. ठीक है। Some people like the idea of love than being in love. बिल्कुल ठीक है। Some people prefer utopia over reality. ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जेनेरिक मफहूम हो जाएगा। आगफ साहब ऐसे कर लें, some people fall in utopian love। ठीक है, ये वैसे तो प्लेटो ने भी कॉन्सेप्ट दिया था हमें, उसने भी कहा था कि लव विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल, उसको उसने स्पिरिचुअल लव का नाम दिया था। लेकिन मैं उससे एग्री नहीं करता माजरत के साथ, चाहे प्लेटो ने ये बात कही हो, लव विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल। मैं जो है बाहर जाके तो ताउला ईसा खेलवी के या मुकेश के गाने गाता फिरूं, कुछ फिरूं, कोई मुझे पूछे यू आर सो हैप्पी, व्हाई आई हैव फॉलन इन लव विद होम, पता नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि स्पिरिचुअल लव का कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी हम पहले ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में कायल होते हैं तो उससे मोहब्बत का दावा करते हैं। 1,24,000 पैगंबरों ने आके सिर्फ हमें ये कन्विंस करने की कोशिश की कि खुदा है। जब हम कन्विंस हो गए तो तब हम उसकी मोहब्बत के दावेदार हुए, अदरवाइज नहीं। Clear? Some people fall in love with the idea of love. Is this complete? Or should we add instead of falling in love? No, it is complete, Dua. It is complete. We'll go fine. So we shared love की inherent capacity की बात कर रहे हैं। जी naturally. Next sentence, Maria. जो मुसीबत से डरता है उसको हर वक्त धड़का लगा रहता है। जो मुसीबत से डरता है उसे हर वक्त धड़का लगा रहता है। ये well, one who जो दोबारा बोलिएगा, एक बार फिर बोलिएगा। जो मुसीबत से डरता है उसको हर वक्त धड़का लगा रहता है। जी बिल्कुल ठीक है। One who fears to suffer suffers from fear। ये एक खूबसूरत सी ट्रांसलेशन है। One who fears to suffer suffers from fear। अब देखिए हमने दो क्लासेस यूज किए हैं, one who fears to suffer, कॉमा से उन्हें डिटैच किया, suffers from fear। अब देखिए दो दफा सफर यूज किया, लेकिन ये होती है जिसे हम कहते हैं फिगरेटिव ब्यूटी, एम्बेलिशमेंट। ठीक है,
One who fears to suffer suffers from fear. ये वैसे ही है जैसे मैंने शुरू में आपको ओरिएंटेशन क्लास में, मुझे याद आ गया, मैंने आपको एक शेर सुनाया था कि कभी कभी दो वर्ड अपने दो डिफरेंट मानों में यूज होते हैं. वो शेर था, आग लग जाए आंख लगने को, न लगी आंख जब से लगी आंख. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे भी हो जाता है. जे one who fears to suffer suffers from fear. जी नोमान इकबाल, that's very fine. Fear conquers the mind. आ जाएगा आगा साहब. One who cannot take risks remains fearful. ठीक है, आ जाएगा, लेकिन कमजोर सेंटेंस है. एहसन शाह, one who has fear. सायरा, one who has fear, a fear नहीं, one who has fear, या बल्कि आप has fear क्यों करते हैं? One who fears, comma, suffers from fear. बहुत खूबसूरत हो जाएगा सारा दिलावर, वेल डन. One who is afraid of having problems, he remains tense. है ना, ये थोड़ा सा लफ्जी सा हो जाएगा बेटा. जी, paranoia is a vicious cycle. ओके, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल हो जाएगा. The fearful fears indefinitely. बिल्कुल, ब्यूटीफुल आगा साहब, ब्यूटीफुल, शाबाश. नेक्स्ट दीजिए मारिया. जवान उम्मीद पर और बूढ़े बीते दिनों की याद में जीते हैं. जी, यूथ lives in hope, age in nostalgia. देखिए ये कॉम्बिनेशन यूज होता है, यूथ एंड एज. यूथ का मतलब यंगस्टर्स, एज का मतलब एजेड. यहां आपने एजेड नहीं लिखना, एज ही लिखना है. यूथ लिव्स इन होप, एज इन द पास्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं. एज इन नॉस्टैल्जिया, एज इन मेमोरीज, इन रेमिनिस्सेंसेस, कोई सा भी एग्जैक्ट वर्ड आप लिख सकते हैं. जी, यंगस्टर्स लिव इन होप व्हाइल द एल्डर्स लिव इन मेमोरीज. व्हाइल द कट करके कॉमा लगा ले. यंगस्टर्स लिव इन होप, एल्डर्स ऑन मेमोरीज. मुस्तफा, रिदम आ जाएगा सेंटेंस. सर, एज और एजेड, एज, ठीक है, गॉट द आइडिया. जी मारिया, नेक्स्ट बोलिए. जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता देखने से क्या गर्ज है. जी, मसलन इसमें एक एनालॉजी फिट आती है. द स्टोन दैट लाइज नॉट इन योर वे, कॉमा, needs not offend you. Needs not offend you. The stone that lies not in your way needs not offend you. It is no use to interfere in irrelevant matters. आ जाएगा अहमद शाह. Don't tread upon the path you are not to follow. Don't tread upon the path you are not to follow. ये भी आ जाएगा, ठीक है. डोंट लॉन्ग फॉर द अनडिजायर्ड. वेल डन. खूबसूरत एनालॉजी नुमान इकबाल ने दी है. नुमान के सेंटेंसेस बड़े अच्छे हैं. डोंट लॉन्ग फॉर अनडिजायर्ड, बहुत खूबसूरत एनालॉजी. दैट्स वेरी फाइन, शाबाश. तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, ये भी ऐसे ही है ना, द स्टोन दैट लाइज नॉट इन योर वे, जो पत्थर आपके रास्ते में नहीं पड़ा, नीड्स नॉट ऑफेंड यू. उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, वो आपको ऑफेंड नहीं करेगा. ये कोई केले का छिलका थोड़ी है. वो सरदार जी एक दिन एक घर से निकले थे, सामने केले का छिलका पड़ा था, उससे फिसल गए. अगले दिन फिर जाने के लिए निकले तो इंसिडेंटली, इत्तेफाकन एक और छिलका पड़ा था. वो उसे देख के रुक, कहने लगे वाह गिरो, आज फिर डोंट नीड नहीं. सायरा, आप इसको कर लें. डोंट विश फॉर द अनडिजायर्ड. Don't wish for the undesired. Don't fret over the far-fetched. शाबाश आगा साहब, ठीक है, बेहतरीन. जी मारिया, नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज. सर, इस पे I just have a question कि अगर इसमें हम कोई idiom यूज नहीं करते हैं तो can we say don't bother yourself with something that does not concern you, or why not you can use it. कोई सा भी एनालॉजी, कोई सा भी पैरेलल दे दे, ये बड़ा खूबसूरत है. You may use it as it is. ठीक है, वेल डन. जी मारिया, नेक्स्ट सेंटेंस. एक भूखा शख्स कुछ भी खा सकता है, इसके लिए चने भी बादाम हो सकते हैं. A hungry stomach despises not even
a common food. Despise means to hate. A hungry stomach despises not even a common food. ठीक है कि वो कॉमन फूड को भी डिस्पाइज नहीं करता. इसमें इडियम भी फिट आता है. beggars are not choosers. beggars are not choosers. ये इसमें फिट आता है. लेकिन what if we do not know the idiom? तो इस किस्म की कोई खूबसूरत सी ट्रांसलेशन दे दी जाती है. ठीक हो गया मारिया? और कोई सेंटेंस है? or anything. मारिया है कोई और सेंटेंस? नहीं सर, यही है मेरे पास, यही है. आपके पास यही है. ठीक है. थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर योर कोऑपरेशन. मारिया को म्यूट कर दें जी. 7 लेफ्ट. नंबर 7 मुस्तफा बोलिएगा. नंबर 7 मुस्तफा को लीजिएगा जी. मुस्तफा इमरान को बेटा जरा लिखना. 13 भी रहता है. जो रहते हैं कौन बोलना चाहेगा? शजिया को ले लें या मुस्तफा को ले लें. दोनों में से किसी को ले लें. मुस्तफा को ले लें. अनम्यूट करें मुस्तफा को. अस्सलाम सर. वालेकुम अस्सलाम. मुस्तफा कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र. होप यू आर आल्सो फाइन. मुस्तफा 7th सेंटेंस पहले बोलिए. सर, जो चीज आंख को अच्छी नहीं लगती उससे दिल भी नहीं चाहता. वाह वाह वाह. What the eye does not admire, comma, the heart does not desire. देखिए कैसी कलरफुल सी ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन हो गई. एडमायर एंड डिजायर राइमिंग से वर्ड हो गए. ठीक है. What the eye doesn't admire, the heart doesn't desire. जी, what impresses the eye impresses the heart. बिल्कुल ठीक है मोहम्मद अमीर. समय लग गई आपको कि आपने कैसे ट्रांसलेशन करनी है. वेल डन. शाबाश शाबाश. What doesn't appeal the eyes doesn't appeal the heart. Well done. Well done. An object unpleasant to the eyes is undesired by the heart. Beautiful Ghatak. Very fine. That's very fine. शाबाश शाबाश. बड़ी अच्छी ट्रांसलेशन. सो कोई सा भी पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं. लफ्जी तर्जमा नहीं करना. मेरे ख्याल में जहां आपको मैं लेके जाना चाह रहा था आप पहुंच गए हैं वहां पे. अब आपको समझ लग गई है कि हमने इसको कैसे करना है. Heart doesn't desire what the eye doesn't admire. Yes, that is what I have written on the board. That's very fine. जी नंबर 13 दीजिए जी. कौन सा सेंटेंस है जो रहता है? दूसरों के ऐबों पर नुक्ताचीनी से बेहतर है कि उनकी खताओं की इस्लाह की जाए. जी. Better to be a fault mender than to be a fault finder. ठीक है. आपने खुद बनाया या ये इडियम है? नहीं इडियम नहीं है, मैंने खुद बनाया. बेटर टू बी अ फॉल्ट मेंडर देन टू बी अ फॉल्ट फाइंडर. आप इसको लिख सकते हैं कि reformation is better than criticism. Reformation या rectification. Reformation is a better word. Reformation is better than criticism. Better to reform than to criticize. Better to reform than to criticize. इस तरह भी लिख सकते हैं जी. Instead of criticizing others' faults, their mistakes should be amended. नुमान ये आपका फिक्रा थोड़ा वीक है, ये लफ्जी हो गया. It's better to mend oneself than being a fault finder. ठीक है इकरा. It is better. थोड़ा नीचे करना यार. Constructive criticism is better than traditional criticism. Beautiful. Ahsan Shah. ठीक है. Better to point others to mind your own business. नहीं ये थोड़ा harsh हो जाएगा. It is better to mend oneself than being a fault finder. It is better to correct someone than to point them out. ठीक है ना? ठीक है. Better to point others to mind your own. No. फर्रुख साहब ये नहीं ठीक होगा. Rectification is better than criticism. जी दुआ ने कितना प्यारा फिक्रा लिखा है. Rectification is better than criticism. दुआ आपके लिए दुआ है. अच्छा सेंटेंस है जी. इकरा I can understand. Better to be a reformer than to be a critic. नहीं यहाँ ये critic नहीं आएगा, critic आएगा. CRITIC. C. मोहम्मद अहमद. CRITIC. Correction is better than judgment.
मारिया आप यहां कर ले, करेक्शन इज बेटर देन क्रिटिसिज्म, जजमेंट की बजाय ना क्रिटिसिज्म लिख ले, करेक्शन इज बेटर देन क्रिटिसिज्म, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक ये भी है, ये गलत नहीं है, इट इज बेटर टू करेक्ट देन टू पॉइंट देम आउट, ठीक है कि ना, समवन का वर्ड कट कर दे, कॉमा लगा ले, इट इज बेटर टू रिफाइन देम टू पॉइंट, ठीक है, बेटर टू मेंड देन टू ऑफेंड। आहा जुनैरा माय कॉम्प्लीमेंट्स, बड़ी खूबसूरत ट्रांसलेशन, बेटर टू मेंड देन टू ऑफेंड, ब्यूटीफुल अगेन, राइमिंग वर्ड्स, वेल डन, मेंड एंड ऑफेंड, दैट्स गुड। और कोई रह गया जी? जुनैरा बहुत अच्छा, जुनैरा बतूल ब्यूटीफुल सेंटेंस, आप कहां छुपे बैठे थे, बड़ा अच्छा सेंटेंस दिया आपने, प्रेफर करेक्शन ओवर क्रिटिसिज्म, बिल्कुल ठीक है आगा साहब। आई थिंक वी हैव डन अवे विद द ट्रांसलेशन, कर लिए, ओके हो गए सारे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन मुस्तफा, गॉड ब्लेस यू। म्यूट करें, इसकी पिक्चर सेंड करें और ये इन्हें ट्रांसलेशन का पैसेज भी सेंड करें जी। अब मैं आपको होमवर्क के लिए एक पैसेज सेंड कर रहा हूं ट्रांसलेशन का, मैं आपको पहले पढ़ के भी सुना दूं, फिर हम आगे चलेंगे। पहले मैं पढ़ के सुना दूं ताकि कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा उर्दू को समझने में मैं गाइड कर सकूं। ये अभी आप तक पहुंच जाता है 3-4 मिनट के अंदर अंदर। ये जो आपका पैसेज है वो है, मैं शुरू कर रहा हूं। एक मिसाली मुअर्रिख, मुअर्रिख कहते हैं हिस्टोरियन को, मिसाली मुअर्रिख क्या हो जाएगा, एन आइडियल हिस्टोरियन। एक मिसाली मुअर्रिख हमें एक अहद की सच्ची और मुकम्मल तस्वीर देता है, वो कोई झूठी बात नहीं लिखता, वो कुछ इजाद नहीं करता, वो किसी के हक में या खिलाफ कोई तासुब नहीं रखता। तासुब मीन्स प्रेजुडिस, बायस। उसकी पसंद और नापसंद उसके काम पर असर नहीं डालती। कभी कभी दो अच्छे मुअर्रिख भी एक दूसरे से इत्तफाक नहीं करते, वो एक ही मंजर देखते हैं और मुख्तलिफ कहानियां सुनाते हैं। ऐसा क्यों है? हकीकत यह है कि मुअर्रिख इंसान है, मशीनें नहीं। इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, वो चीजों को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, वो मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार नहीं हो सकते। गैर जानिबदार, इम्पार्शल। यही वजह है कि मुअर्रिख की शख्सियत उसकी तारीख से गैर हाजिर नहीं होती। ठीक है, ये पैसेज आप तक आ रहा है बेटा, ये करना इनको सेंड। नंबर 17, कैमरा इस तरह रख के इसकी तस्वीर लेना। नंबर 17 ये आप तक आ रहा है। अब मैंने आपको फिलहाल दिया एक 2003 का पेपर मेंट फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और एक आपको ट्रांसलेशन का पैसेज दिया जा रहा है, अभी आप तक पहुंच जाता है। अब हम अपने एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट पे चल रहे हैं, एंड दैट इज ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, 10 मार्क्स का ये आपका कंटेंट है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। ये क्या कंटेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये पेज दे दो भाई। ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड्स बेसिकली आपकी एक वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज है। If you recall to your mind your 9th class, you used to have an exercise in your course, match the columns. Am I right? You used to have certain words in 2 vertical columns and you need to cross match them. Got the idea? So you once again are going to have the same exercise but in a difficult and amplified form for your CSS. ये माजी में आपको वर्टिकल कॉलम्स में भी आता रहा है, लेकिन 2015 की रिफॉर्म्स के बाद कभी कभी ये आपको हॉरिजॉन्टल कॉलम में भी आ जाता है। इस एक्सरसाइज में आपको 20 वर्ड्स दिए जाएंगे, 20 वर्ड्स, एंड यू विल हैव टू मेक 10 पेयर्स आउट ऑफ दैम। आपको उनमें से 10 पेयर्स बनाने होंगे। इंस्ट्रक्शंस विल बी क्लियर। ईदर यू विल बी आस्क्ड टू मेक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी एंटोनिमिक पेयर्स या सिनोनिमिक पेयर्स आपने बनाने होंगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस। चॉइसलेस एक्सरसाइज है, तमाम के तमाम वर्ड्स की पेयरिंग करनी है, चॉइस कोई नहीं है। इसके 3 से 4 तरीके होते हैं करने के। एक तो ये कि आपकी वोकैबुलरी साउंड हो, अगर ऐसा नहीं है
तो फिर दूसरे नंबर पे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज बेहतर हो। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस याद करनी है। इसका मतलब यह है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने वर्ड्स को पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ये वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या एडवर्ब है, क्या चीज है। तो उस सूरत में भी आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आई होप मैंने आपके साथ एक नॉनसेंस सेंटेंस की एक्सरसाइज की थी। डिड आई डू इट विद यू पीपल? नॉनसेंस सेंटेंस एक जिसको हमने पार्सिंग की थी, जिसको स्प्लिट किया था डिफरेंट वर्ड्स में। मेरा ख्याल की थी, नहीं की? अच्छा नहीं की। एनीहाउ ओके मैं आपको बताता हूं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। दूसरा तरीका ये, तीसरा तरीका आपकी कॉमन सेंस, ठीक है, और चौथा आपकी इंट्यूशन। कभी कभी जिबली तौर पर आपका दिल एक्सेप्ट नहीं करता कि ये वर्ड इससे पेयर हो सकता है, आपको उसकी सेंस नहीं प्रॉपर लग रही होती। ठीक है, सो हिट एंड ट्रायल मेथड्स भी हैं। 4-5 चीजों को मिलके हम लेके चलते हैं। चूंकि हम में से कोई इतना बड़ा रस्तू नहीं है कि उसको थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स याद हों, ठीक है, सो वोकैबुलरी इतनी ज्यादा याद नहीं होती, लेकिन आपने करनी है। मैंने आपको majortest.com साइट दी हुई है, GRE गैट की वोकैबुलरी के बारे में बैरन्स वाली बताया हुआ है, उधर से भी करें, न्यूज़पेपर से भी ले। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज रखें। मैंने एक एक्सरसाइज शायद की थी, मैं दोबारा कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं टिम जो नैग। मेरा ख्याल मैंने की थी जेडेड मॉकिशली। फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉनसेंस सेंटेंस है। अच्छा नहीं की तो आप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉनसेंस सेंटेंस, टिम जो नैग जेडेड मॉकिशली। It's a nonsense sentence because it doesn't make any sense for you. अल्लाह दी कसम मैंने भी नहीं पता कि ये वर्ड है भी नहीं या नहीं, इनका कोई मतलब भी है या नहीं। I have no idea myself. ऐसे ही मेरे ज़हन में आया, jeopardize करके मैंने एक nonsense sentence लिखा। But one thing is there about which I'm sure enough. Rather I'm cocksure. मैं cocksure हूं, और वो ये है कि मैंने ये फिक्रा grammatically ठीक लिखा है। When I say that some sentence is grammatically correct, तो इसका मतलब है कि उसमें एक अदद सब्जेक्ट और एक अदद वर्ब जरूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, आप ठीक पहुंचे हैं। आसान ये चाइनीज में इसका मतलब है घबराना नहीं है, ठीक कह रहे हैं। वेल, लेकिन ये ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट है, इसके बारे में मैं श्योर हूं। इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है क्योंकि इसमें एक अदद सब्जेक्ट भी है और एक अदद वर्ब भी है, तो फिर क्या? कैन यू पीपल आइडेंटिफाई अ वर्ब इन द सेंटेंस? आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। नैग इज द वर्ब। नैग, टिम जो नैग जेडेड मॉकिशली, ये आपके ख्याल में वर्ब है? नायाब ने लिखा है कि जेडेड वर्ब है, कुछ लोगों ने ये वर्ब लिखा है जेडेड। दाऊद भी जेडेड लिख रहे हैं, सादिया भी जेडेड लिख रही हैं, जुनैरा भी जेडेड लिख रही हैं, एहसन भी जेडेड लिख रहे हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ यू इट इज जेडेड, नॉट नैग। नैग भी वर्ब है, ये जेडेड भी वर्ब है, शहरियार कह रहे हैं। शहरियार, अगर जेडेड भी वर्ब है और नैग भी वर्ब है, तो इनमें से मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? बता सकते हैं शहरियार? नैग इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जेडेड। लेकिन महक ने हमें डाउट्स में पुट कर दिया है। महक हमें कह रही है नेग इज अ नेम, इट इज अ नेम।
Nag is a name. वो कह रही हैं जी ये name है. Nag main verb I think. Shariat कह रहे हैं. Nag can be adverb. Jaded main verb. Nag is name. Nag is main verb. Anyhow, जिन लोगों को लग रहा है कि jaded जो है ये हमारा verb है, क्यों लग रहा है कि jaded verb है? मुस्तफा ने एक नई चीज दी है कि nag is a name as it is in capital letter. अच्छा, हसान कह रहे हैं कि जी ed मार्कर की वजह से हमें लग रहा है कि ये एक verb है. नॉर्मली वर्ब्स की दो किस्में होती हैं, एक को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, एक को कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हमेशा ed लगा के बनती है. ठीक है? मैंड, मैंडेड, मैंडेड. ठीक है? स्प्रेड, स्प्रेडेड, स्प्रेडेड. जेड, जेडेड, जेडेड. फॉर एग्जाम्पल अगर ये वर्ब है तो ed लगा के वर्ब, और जो ed लगा के ना बने उनको हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स. जैसे कम, केम, कम, कट, 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 फ्लाई, फ्लू, फ्लोन. इस किस्म के वर्ब्स को हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स. इसका मतलब कि अगर एंड पे ed आए तो ये वर्ब है आपके ख्याल में. ठीक है? लेकिन मैं ये कहता हूं आई विल गो विद नेग. तो नेग वर्ब है. कोई मुझे टेक्निकली नॉकआउट कर सकता है आप में से, तो वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा इमरान है. मुस्तफा इमरान कह रहे हैं कि एन इसका कैपिटल है. इसका मतलब मैं सही नहीं हूं, मैं गलत कह रहा हूं, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब्स आर नेवर एवर कैपिटलाइज्ड. वर्ब कभी कैपिटल में नहीं लिखा जाता. गॉट द आइडिया? सो ये पॉसिबिलिटी रूल आउट हो गई. इसका मतलब वर्ब यही है, ईडी मार्कर लगा के इसकी फॉर्म बनाई गई है. वेल, अब अगर ये हमारा वर्ब है तो ये कौन सी फॉर्म है? जेड, जेडेड, जेडेड. सेकेंड फॉर्म भी जेड है, थर्ड फॉर्म भी जेड है. नो नो, जे इज नॉट कैपिटल. आप इसको डॉट में ले लें, डॉट में ले लें. पास्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म. आसान, मैं उधर आता हूं अभी. आपका मतलब ये सेकेंड फॉर्म है. व्हाई कैन नॉट इट बी थर्ड? ये थर्ड क्यों नहीं हो सकती? जेड, जेडेड, जेडेड, जेडेड सेकेंड भी है, जेडेड थर्ड भी है. जो लोग कह रहे हैं पास्ट टेंस है वो बताएं कि ये क्यों नहीं हो सकती थर्ड फॉर्म. बोथ थर्ड एंड सेकेंड. मैं कह रही है जी सेकेंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती. नहीं महक, ये इलॉजिकल रीजनिंग होगी, ऐसा नहीं होगा. ठीक है? मुस्तफा भी कह रहे हैं कैन बी सेकंड और कैन बी थर्ड. एक ही फिक्रे में कैसे हो सकता है कि कोई सेकंड भी हो थर्ड भी हो? यस, हसन ने इसका सही जवाब दिया है. थर्ड फॉर्म नीड्स अ हेल्पिंग वर्ब. उन्होंने भी कहा, आगा फरहान ने भी कहा है कि थर्ड फॉर्म होती तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता. ठीक हो गया? दाऊद भी यही कह रहे हैं. चूंकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारा वर्ब हो ही नहीं सकता क्योंकि एन कैपिटल है. सो इन बिटवीन देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. ठीक है? इसका मतलब ये हमारी सेकेंड फॉर्म. नाउ हाउ अबाउट टिम, जो, नेक. अब जैसा कि हसन ने कहा है कि ये कोई नाम हो सकता है. क्यों? क्योंकि टिम का डी कैपिटल है, जो का जे कैपिटल है, नेक का एन कैपिटल है. सो इट इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ नेम. अला बख्श चौधरी, मुस्तनसर हुसैन तारड़, इसी तरह टिम, जो, नेक. गॉट द आइडिया? ये कोई नाउन फ्रेज है हमारी. ये प्रॉपर नाउन्स हैं. बिल्कुल ठीक है शेरी, ये प्रॉपर नाउन्स है. बिल्कुल ठीक है. हाउ अबाउट दिस वर्ड? व्हाट इज दिस? मॉकिशली. It is describing neg, so it's an adverb. Zaida Farouk, neg is a noun. Adverbs never describe or qualify nouns. Adverb कभी qualify नहीं करते nouns को, adjective करते हैं. अगर ये adverb है तो क्यों adverb है? शरिया कह रहे हैं describes, so an adjective. No, 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 no.
It is an adverb because it is going to qualify the verb. हमें दोनों के मानी का नहीं पता क्या है, कैसे डिसाइड करें? तो इसका टोटका ये है कि आपके 98% एडवर्ब्स जो होते हैं दे एंड एट ly, ये ly पे एंड होते हैं. गॉट द आइडिया? इस वजह से हमने ये डिटरमिन किया कि ये हमारा एडवर्ब है. ठीक है? सो इट डज मीन कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ लगे होते हैं. कोई ना कोई सॉलिड रीजन होती है ना उसके पीछे. आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको यहां डट के कहना चाहिए कि जेडेड सेकंड फॉर्म है. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब. और जेडेड ही वर्ब फॉर्म है. व्हाई? बिकॉज ईडी लगा हुआ है. ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए. वो एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स ने एक अल्ट्रा लाइट प्लेन बनाया जो फ्लाइंग सीखने के लिए यूज होते हैं. बाइसीटर प्लेन होता है. जब बन गया तो अपने सुपरवाइजर और फिजिक्स के वर्दी उस्ताद को फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट के लिए उन्होंने कॉकपिट खोल के अंदर बिठा दिया कि सर आप भी तशरीफ रखे, आपको फ्लाइंग करवाते हैं इस जहाज की. तो कुछ और टीचर भागते भागते आए और शाउट किया उन्होंने उन टीचर पे कि खुदा के लिए ये क्या कर रहे हैं, निकलें यहां से. जान प्यारी नहीं आपको? क्या पता ये जहाज उड़ते ही क्रैश हो जाए, क्या पता ये ऊपर जाके गिर जाए, इंजन बंद हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है? सो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगे कि इंशाल्लाह मैं सेफ हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. वो कहने लगे, वो हॉकम्स कहने लगे मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर ये मेरे स्टूडेंट्स ने बनाया है तो ये उड़ेगा ही नहीं. सो कॉन्फिडेंस की ये भी एक इंतहा होती है कभी कभी. ठीक है? गॉट द आइडिया? जी सर, if I may, jaded is used to describe fatigued, like tired or weary. Yes, Sharia, it does conveys the meaning sometimes. It does conveys the meaning. Conditional meaning है ये इसके, regular meaning नहीं है. ठीक है? तो in that way कहीं ना कहीं हमारा एक cause and effect relationship होता है. No, parts of speech हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है सबा. मैं कोशिश करूंगा आपको इनके नोट्स सेंड करवा दूं. मैं कोशिश करता हूं आपको सारी क्लास को इसके नोट्स सेंड करवा दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के. इंशाल्लाह अगली क्लास तक मैं कंपोज करवा लूंगा. मैं आपको ये सेंड करता हूं. मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, आपको क्लियर हो जाएगा. सो ये होता है कि हम कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करते हैं. अब आ रहे हैं हम अपनी एक्चुअल एक्सरसाइज की तरफ, ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड्स की तरफ. मैं पास्ट पेपर्स में से ही एक्सरसाइज लेने लगा हूं. ठीक है? बी अलर्ट. Yes, Sabha, that is what I'm telling you, talking about the topic. Sabha, we are not studying parts of speech, we are studying grouping of the words. मैं करवाने लगा हूं आपको, आपने शायद लेट ज्वाइन किया. ग्रुपिंग ऑफ द वर्ड्स, ये ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है. वो मैंने आपको उसके मेथड बताए हैं कि एक मेथड तो ये है कि आपकी वोकैबुलरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए. दूसरा मेथड ये है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना चाहिए, आना चाहिए, जो मैंने अभी एक्सरसाइज की सबा. तीसरी चीज आपकी कॉमन सेंस और चौथी चीज आपकी इंट्यूशन. पास्ट पेपर्स में से एक्सरसाइज ले रहा हूं. पहली एक्सरसाइज थोड़ी सी सिंपल होगी एंड इट इज अबाउट द सिनोनिम्स. मैं 2 वर्टिकल कॉलम्स में वर्ड्स लिख रहा हूं. सिनोनिम्स होंगे, आपने उनकी पेयरिंग करनी है. ठीक है जी? नंबर 1 careless, number 2 selfish, number 3 near, number 4 obstruct, number 5 wealthy, number 6 filch, number 7 assess, number 8 tempting, number 9 ponder, and number 10 increase. मैं पढ़ने लगा हूं इन वर्ड्स को दोबारा. नो प्रॉब्लम सबा जी, मैं पढ़ने लगा हूं इन वर्ड्स को. फर्स्ट वन इज careless,
garrulous, second is selfish, third is near, fourth one is obstruct, fifth one is wealthy, sixth is filch, seven is assess, eight is tempting, number 9 is ponder, number 10 is increase. अब मैं ये लाइन लगाई बीच में, अपोजिट साइड पे मैं इनके मीनिंग लिखने लगाऊं, लेकिन वो एक जिपरडाइज स्टेट में होंगे और आपको उनको क्रॉस मैच करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ड इज एफ्लुएंट, सेकेंड इज स्टील, थर्ड वन इज enticing, next is augment, next is talkative, then we have egoistic, right? Next is meditate, next one is imminent, ठीक है. नेक्स्ट इज एस्टिमेट, कितने हो गए, 3 3 6 तीनों. नेक्स्ट impede, ये मैं दोबारा पढ़ने लगा हूं. सेकेंड लिस्ट में एफ्लुएंट, steal, enticing, augment, talkative, egoistic, meditate, imminent, estimate and impede. 10 words. देखिए जी, your time starts right now. आपने इनकी पेयरिंग करनी है. इस किस्म की एक्सरसाइज में कभी डिक्शनरी नहीं देखते क्योंकि पेपर में आपको अलाउड नहीं है. Got the idea? तो आपने अपनी सेंस के मुताबिक वोकैबुलरी वर्ड्स को समझते हुए, बीइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच उनको आइडेंटिफाई करके, या अपनी जी कैलस, साइन्यूज, इसको सिन्यूज भी पढ़ लेते हैं आप. इनक्लीमेंसीज, ostentatious, begrimed and salubrious. These are 6 words. मैं रिपीट कर रहा हूं इनको दोबारा. जी अहमद साहब क्या कहते हैं? Is it necessary that we will have exactly the same number of words in both columns? It is necessary, my dear. Second column can have more words than the first. No, not at all. अहमद, words एक जितने ही होंगे, 20 words होंगे, ठीक है. कम या ज्यादा दे सकता है कमीशन, वो उसकी स्वाबदीद है, लेकिन दोनों तरफ एक जितने वर्ड्स होंगे. मैं रिपीट कर रहा हूं. कैलस, साइन्यूस, inclemencies, ostentatious, begrimed and salubrious. ठीक है. अब मैं इनके मीनिंग लिखने लगा हूं. Well, cruelties, snobbish, without feeling, insensitive, cord that connects muscles and healthful. मैं 6 के 6 वर्ड्स लिख रहा हूं. cruelties, snobbish,
without feeling, insensitive, cord that connects muscles, and helpful. You have 2 minutes at your disposal. 2 मिनट के अंदर इनकी पेयरिंग करेंगे, फिर मैं करके दिखाऊंगा. हरी अप, शाबाश शाबाश, everybody. शहरियार ने कर लिए हैं. How about other people? Do it. शाबाश शाबाश, हरी अप, हरी अप. Done. Me too. Again, हम थोड़ा सा known to the unknown चलते हैं. Callous एक common word है, दूसरा ostentatious है. बाकी words हमारे common नहीं है इत्तेफाक से. Common callous होता है without feeling. Ostentatious होता है snobbish. Inclemencies, वैसे तो ये भी कॉमन है, inclement weather भी हम कहते हैं. अब यहां आपका cause and effect relationship भी लगेगा. Inclemencies, IES लगा, cruelties ये लग गया, तो इनकी inclemencies is cruelties. Got the idea? हमारे 3 words पेयर हो गए. अब रह गए 3. इन 3 में से ये 2 हमारे एडजेक्टिव्स हैं, begrimed and salubrious. एक हमारा नाउन है, ये sinus is a noun. So better to pair it first. पहले हम नाउन को लोकेट करेंगे, इसके साथ कौन सी फ्रेज पेयर होती है, क्योंकि एडजेक्टिव्स के साथ तो एडजेक्टिव्स ही होंगे. तो आइडेंटिफाई करके बताएं मैं इसको किसके साथ पेयर करूं sinus को. Anybody with a common sense? आपने नाउन की एक्सप्लेनेशन को आइडेंटिफाई करना. एग्जैक्टली, ऑलराइट, शाबाश शाबाश. कॉर्ड दैट कनेक्ट्स मसल्स, दिस इज नाउन. बिल्कुल पेयर हो गया. अब देखिए, लाइकली आर द चांसेस कि हो सकता, बिल्कुल ठीक है इकरा ज़ैनब, ये दोनों या तो दोनों गलत होंगे एंड पे, या दोनों ठीक हो जाएंगे. अब यहां कॉमन सेंस हमारी कहती है कि begrimed जो है, क्या ये हेल्पफुल हो सकता है, या salubrious हेल्पफुल होना चाहिए, क्योंकि इनसेंसिटिव. क्या salubrious का मतलब इनसेंसिटिव हो सकता है, या begrimed का मतलब इनसेंसिटिव हो सकता है? किसका मतलब हो सकता है? यस, salubrious इज हेल्पफुल. इसको अकल ही नहीं मानती. begrimed का मतलब होता है इनसेंसिटिव. ठीक हो गया? So it is how we take help from our common sense, sometimes from our intuition as well. ठीक है? अब अभी हमारी ये एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई, लेकिन कल आते ही हमने दो एक और इस किस्म की एक्सरसाइजेस करके we shall say goodbye to it. कल हमारे 2 छोटे छोटे और कंटेंट्स हैं, उनको भी हमने टेक अप करना है, स्टार्ट करना है. गॉट द आइडिया? मीनवाइल आपने अपना काम करके लाना है. थोड़ा सा ही काम मैंने आपको दिया है, ज्यादा नहीं. और कल आपको एक कॉम्प्रीहेंशन का पैसेज मिलेगा. ठीक है? कल आपको कॉम्प्रीहेंशन मिलेगी, फिर उसके बाद आपको फिर प्रेसी मिलेगी. हमने अपने काम को डिवाइड किया होता है, स्टेप बाय स्टेप करना होता है.
तो आज टाइम खत्म हो गया है, आप भी थक गए होंगे, मेसू जैसी शक्लें बन गई होंगी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, ठीक है। आई हैव ऑल माय प्रेयर्स फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर लिसनिंग टू मी विद कंसंट्रेशन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू डियर, थैंक्स ऑल, अल्लाह हाफिज।